पेशेंट वॉज एडमिटेड एट कोल्हापुर में, पेशेंट ये एडमिट थे, और एक हमारे BAMS डॉक्टर थे, उनके पिताजी थे। 56 साल के ये मेल पेशेंट थे, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट, और पिछले जब हमें कांटेक्ट किया गया था उससे पहले 5 दिन तक पेशेंट कोमा में था और वेंटिलेटरी सपोर्ट पे था। और उस समय में ये कोविड की बात होती है 2020, तब सेकंड वेव वगैरह काफ़ी शायद पीक पे थे, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन तब कोविड पीरियड था। और उनको कहा गया था कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को रख के फ़ायदा नहीं है, इस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होने वाली नहीं है, तो इसकी जगह पे अगर कोविड के किसी पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे तो परहैप्स दैट विल वर्क फॉर हिम, एंड द डॉक्टर वांटेड टू रिमूव द वेंटिलेटरी सपोर्ट। तो इन पेशेंट के जो लड़के थे उनको कहीं से मेरा रेफरेंस मिला, और उन्होंने मुझे 30 तारीख को रात को फ़ोन किया था कि डॉक्टर ऐसे ऐसे मेरे पिताजी है 56 ईयर्स ऑफ एज, और उनको हिपेटिक इंसेफेलोपैथी है, उसकी वजह से ही हैज़ लैंडेड इनटू हिपेटिक कोमा, और पिछले 2 साल से सिरोसिस का ट्रीटमेंट चलता रहा था, लेकिन साथ में अल्कोहल कंजम्पशन भी उनका चालू था, और अभी पेशेंट वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर बंद करना है, आप बोलिए क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि जो रिपोर्ट्स भी उन्होंने साथ में शेयर किए, तो मैंने रिपोर्ट देखते हुए उनसे कहा कि बहुत कम चांसेस है इस पेशेंट में इम्प्रूव होने के, बट हमें एटलीस्ट 48 आवर्स तक मेडिसिन देखना चाहिए, ऐसे उनको बताया। तो इन पेशेंट्स के जो रिपोर्ट थे वो आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कुछ। इनका INR पहले था 2.3 और वो बाद में जाके 5.5 हो गया। पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिक टाइम था वो दैट वाज 29 सेकंड्स था, और बाद में वो 77 सेकंड्स था। मतलब 77 सेकंड्स मतलब लगभग 2 मिनट से ज़्यादा समय लगता था उस पेशेंट का ब्लड क्लॉट होने के लिए, और INR 5.5 हो गया। तब उन डॉक्टर ने कहा कि इनको किसी से भी लाभ नहीं होगा, अभी हमें वेंटिलेटर बंद करना पड़ेगा। ये बात है 30 सितंबर की। तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको कहा कि आप अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन अरेंज कर सकते हो तो तुरंत आप आयुर्वेदिक मेडिसिन अरेंज कीजिए, एंड वी विल स्टार्ट गिविंग हिम ट्रीटमेंट। तो इनको क्या ट्रीटमेंट दी गई थी, तो सुवर्ण मकरध्वज 500 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी, तृणकांत मणि पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, मुक्ता पिष्टी। ये प्रवाल, तृणकांत और जहर मोहरा 5 ग्राम ईच, और मुक्ता पिष्टी 1 ग्राम। ऐसी उनको 15 पुड़िया बनाने के लिए बोली। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, सुवर्ण मकरध्वज, प्रवाल, तृणकांत, जहर मोहरा और मुक्ता पिष्टी, इनकी 15 पुड़िया बनाई। प्रेजेंटेशन आपको बाद में मिल जाएगा। और उनको 15 पुड़िया बनाई और उनको कहा कि हर 3-3 घंटे बाद जिह्वा पे उनके प्रतिसारण करना है, ऐसे मैंने उनको बताया। और या फिर आप अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे सके तो वैसे दो, लेकिन जीवा प्रतिसारण करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसे बताया। उनको और बताया कि इन पेशेंट को वासा स्वरस 5 ml हर 3 घंटे में देना है। अगर नहीं मिलता है तो वासावलेहर 10 ml हर 3 घंटे में देना है। और पंचगव्य घृत की नस्य देने के लिए उनको बोला कि मुझे पता है पेशेंट वेंटिलेटर पे, लेकिन जितना कुछ पॉसिबल हो सके ये हमें करना है। ये ट्रीटमेंट शुरू की थी पेशेंट को 30 तारीख के रात को। पेशेंट का जब नेक्स्ट डे रात को, मतलब ऑलमोस्ट 30 आवर्स के बाद पेशेंट का रिपोर्ट आया, तो हमने देखा था पेशेंट का INR था 5.5, 24 आवर्स में पेशेंट का INR आ गया 3, और जो उनका प्रोथ्रोम्बिन टाइम था 77 सेकंड्स, वो आ गया 43 पे। सो इनवेरिएबली पेशेंट स्टार्टेड शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि बाकी जो मेडिसिन तो पहले से ही चालू थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सेकंड डे, मतलब 2 अक्टूबर के, उन डॉक्टर के दिमाग में क्या आया पता नहीं, उन्होंने सोचा कि उनका बहुत टेंस एसाइटिस है तो उनका एसाइटिक टैपिंग करेंगे। तो मैंने उनको बताया था कि एसाइटिक टैपिंग करना मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट सर्वाइव होता है, उसके अगर ब्लड पैरामीटर्स होते हैं तो बाद में एसाइटिक टैपिंग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको डायग्नोस्टिक टैपिंग करना था शायद, तो उन्होंने टैपिंग करने का प्रयास किया। टैपिंग तो किया, ब्लड बाहर आया, लेकिन उसके बाद पेशेंट को ब्लीडिंग जो स्टार्ट हुआ वो अरेस्ट नहीं हो पाया, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस पेशेंट डाइड। मुझे आज भी लगता है कि इस पेशेंट में अगर हम लोग टैपिंग अवॉइड करते थे तो इस पेशेंट में सक्सेस मिल सकता था, बट हम ट्राई कर सकते हैं, न वैद्यो प्रभुर आयुष्य। लेकिन इससे एक बात ये, इवन तो इस केस में लिमिटेड सक्सेस था, मैंने आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि पहला जो पेशेंट था हिपेटिक इंसेफेलोपैथी का, वो स्टेज ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का पेशेंट था। उस अवस्था में ताप्यादी लोह कार्य करता है, लेकिन जब ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको
हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के लिए आपको सुवर्ण मकर ध्वज रेशा द्रव्य और आपका प्राइमरी फोकस अभी होना चाहिए। आपका प्राइमरी फोकस बाद में शिफ्ट हो जाता है और उस तब आपका रक्त स्तंभन करना, पिष्टी जैसी कल्पनाएं देके रक्त स्तंभन करना, दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस। इसलिए इवन दो वी आर डिस्कसिंग द सेम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, अवस्था के अनुसार ड्रग्स में परिवर्तन होता है, इसके लिए ये बताया। नेक्स्ट रुग्ण इज रुग्ण क्रमांक 3। ये पेशेंट अगेन एक डॉक्टर थे, उनके ही ये पिताजी थे, सिरोसिस विद सीसीएफ ऐसे ये पेशेंट थे और ये अगेन ओल्ड एज पेशेंट थे, 73 ईयर्स के पेशेंट थे और उनको सीवियर स्कोलियोसिस था और एचबीएस एजी पॉजिटिव थे पेशेंट और उनको स्कोलियोसिस होने के कारण उनका और सीसीएफ होने के कारण दे वर रेडी फॉर ट्रांसप्लांट, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था। उनको उभय पादशोध, आयासेन श्वास, उदर आत्मान ये लक्षण लगभग 1-1.5 महीने से थे। उससे पहले भी उनको इंटरमिटेंट बाइपोडियल एडिमा होता था, लेकिन उनके कभी टेस्ट में कभी प्रॉब्लम, मतलब उनको कभी रीनल कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं दिखी। वैसे ही उनको कभी एल्ब्यूमिन लेवल्स उनकी नॉर्मल आती थी, इसलिए पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ। तो इस तरह से ये पेशेंट हमारे पास आया था और उनको हॉस्पिटल से उन्होंने फिर डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, जो कुछ हम लोग दे सकते थे डायरेक्टिक एंड ऑल यू कंटिन्यू दैट। तो इनको सीवियर स्कोलियोसिस था, जैसे मैंने बताया, लास्ट 40 ईयर्स। सीसीएफ में था पेशेंट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। उनका इजेक्शन फ्रैक्शन वॉज जस्ट 30% और लीवर सिरोसिस। तो ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस लेके ये पेशेंट हमारे पास आया था। अवस्टंभ था, वातपित्तज नाड़ी थी, उन्नत नाभि, टेंस असाइटिस, ऐसा ये पेशेंट थे। तो इनको हमें क्या करना था, तो इस पेशेंट में जो हमने उदर की अवस्था देखी थी, तो देखिए एक अवस्था हमने देखी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में, उसमें हमने पित्तशामक, रक्त दुष्टिनाशक, मज्जा दुष्टिनाशक ऐसी चिकित्सा की। इस पेशेंट में हमें क्लासिकल उदर की चिकित्सा करनी है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी 500 mg थ्राइस अ डे, पुनर्नवा मंडूर 250 mg थ्राइस अ डे, पुनर्नवाष्टक क्वार फ्रेशली बना के 80 ml मॉर्निंग में और इच्छावेदी रस 2 गोलियां रात को 10 बजे, ऐसे हमने इनको दिया था। निर्लवण आहार शुरू किया और रात को सिर्फ उनको, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो उनको फिर भी खाना था। तो उनको बोला कि आपको जो कुछ खाना है वो आप डे टाइम, जो कुछ मतलब पथ्य का रहा ऑफकोर्स, तो वो आप डे टाइम में खा सकते हो। तो उनको फिर हमने लाजा मंडा बताया था, या फिर वो दाल चावल भी खाते थे, वो मुद्गेयुष लेते थे, वो ज्वार की रोटी मतलब भाकरी खाते थे, लेकिन रात को उनको कंपलसरी दुग्धपान ऐसे बताया था। तो दिन भर में लगभग वो पेशेंट था 750 to 800 ml दूध लेता था और एक बार खाना खाते थे ये पेशेंट। तो इस तरह से इनकी ट्रीटमेंट शुरू की। ये ट्रीटमेंट हमने शुरू की थी 19 मई को, तो उनमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो गई। 29/6 को फिर उनका हमने इच्छावेदी का डोज कम कर दिया। अभी गोमूत्र हरितकी, चंद्र प्रभावटी ये दिया। और ये पेशेंट सीसीएफ में था, इसलिए इनको साथ में हृदय को बल देने के अनुषंग से इनको नागार्जुनाभ्र रस शुरू किया। नागार्जुनाभ्र रस हृदरोग में आने वाली अच्छी दवा है, तो नागार्जुनाभ्र रस उनको अभ्रक भस्म और अर्जुन स्वरस की भावना ऐसा और 1-2 द्रव्य और है, लेकिन दीज आर द मेन कंटेंट्स। तो 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार ऐसे शुरू किया और इस पेशेंट में बहुत अच्छा रिलीफ हमको मिला। लेकिन जुलाई में ये जो पेशेंट थे, इनको दुधगत रक्तस्राव शुरू हो गया और रक्तार्षण हो गया बार बार विरेचन देने के कारण। तो इसकी वजह से अभी इनका हमें विरेचन स्टॉप करना पड़ा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि जो आपको ट्रीटमेंट देनी थी वही आपको, जो आपके मेन ट्रीटमेंट थे वही आप अभी नहीं दे पा रहे। तो फिर इनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया। इनको रक्तस्तंभक औषधि दी, फलत्रिका दिया, रक्त योग दिया और फिर इस तरह से कुछ दिन किया। उससे लगभग 10-15 दिन के बाद उनका रक्तस्राव धीरे धीरे कम हो गया और मूषक तेल का गुदपिच्चू वहाँ पे रखने के लिए उनको दिया। और बाद में फिर उनको विरेचन नहीं दे पाए, लेकिन गोमूत्र हरित की वैसी आरोग्यवर्धिनी, चंद्र पुनर्नवा मंडूर ये जो दवा थी ये इनकी चालू रही एंड ही वॉज डूइंग क्वाइट वेल। और उसके बाद इन पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने स्लाइड पे हमने रखे। तो जब 5 अप्रैल को जब पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू की थी, तब उनका एल्ब्यूमिन था 2.9 और उसके बाद उनका दिसंबर में जब हमने देखा था
तो उनके एल्ब्यूमिन सभी फिगर्स आपके सामने है। 3.6 हो गया, बाद में 3.5 हो गया, तो लगभग 3.25 साढ़े 3 के बीच में एल्ब्यूमिन को मेंटेन करना शुरू किया। उनको बाद में एक भी बार एल्ब्यूमिन देने की नौबत नहीं आई एंड ही वाज मेंटेनिंग हिज हीमोग्लोबिन वाज आल्सो क्वाइट वेल। तो 11 साढ़े 11 के बाद करीब करीब उनका हीमोग्लोबिन था और एल्ब्यूमिन था। जब भी क्रोनिक लीवर डिसीज का पेशेंट आपके पास आए तो उसके SGOT और SGPT पे ध्यान मत दो, उसके हमेशा एल्ब्यूमिन लेवल पे ध्यान दो। अगर उसका एल्ब्यूमिन लेवल 3 सवा 3 के ऊपर आप मेंटेन कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आप खुद की पीठ थपथपाओ और आगे जाओ। ओके, सो ये भी पेशेंट था। तो देखिए गलती कहाँ पे होती है या फिर रुग्ण कैसे गलती करते हैं। तो इनका ये जो पेशेंट थे, इनका जो बेटा था या शायद बेटी थी, वो अब्रॉड रहती थी और वो जनरली जो लोग अब्रॉड रहते हैं वो जनरली दिसंबर में छुट्टियां होने के कारण जनरली इंडिया में आते थे। तो वो इंडिया में आए थे और बेटी आने की खुशी में फिर इन्होंने सब थोड़ा सा पार्टी करना, तो आज चिप्स खा लिए, तो और कुछ खा लिया, ऐसे खाना शुरू किया और उसकी वजह से उनका जो पेट में पानी था वो वापस भरना शुरू हो गया और टेंस एसाइटिस उनको डेवलप हो गया। ये बात है क्रिसमस के दिन की, वाजपेयी जी का जन्मदिन। ओके, सो 25 दिसंबर 21 का ये रिपोर्ट था। उधर प्रभुत्व जल सिंची थी और उसकी वजह से उनको अम्बिलिकल हर्निया डेवलप हुआ था। His reports were quite well. मतलब LFT फिर भी उनका एल्ब्यूमिन अच्छा था, उनके बाकी रिपोर्ट्स अच्छे थे। तो उन लोगों ने ऐसे सोचा कि इनका हम लोग अम्बिलिकल हर्निया ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए उनका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उनके पेट से लगभग 5 लीटर पानी निकाला। 5 लीटर पानी निकालने के बाद दिस पेशेंट लैंडेड अप इनटू हाइपोवोलेमिया, इनको डेवलप हो गया। टाइप 1 हिपेटोरेनियल फेलियर पेशेंट को डेवलप हो गया एंड दिस पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ हेलो 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 सो इस पेशेंट को टाइप 1 हिपेटोरेनियल फेलियर डेवलप हो गया और नेक्स्ट 48 आवर्स में इन पेशेंट को फिर बाद में बहुत ट्राई किया गया। अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई वाज आल्सो आउट ऑफ स्टेशन, तो पेशेंट एक्सपायर होने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। नहीं तो हम लोग कुछ तो देखें, मतलब हेमागर्भ पुट्टली जैसी औषधियाँ देके हम आई वुड हैव ट्राइड कि उस पेशेंट को रिवाइव कर पाए, लेकिन बाय द टाइम आई रीच टू डोंबिवली दिस पेशेंट वाज नो मोर। तो यहाँ इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को पथ्य के लिए कन्विंस करना और उसको कन्विंस रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। और लार्ज वॉल्यूम पानी, मतलब बहुत से लोग ये बोलते हैं डॉक्टर पेट में पानी अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, कभी कभार निकालिए, लेकिन लार्ज वॉल्यूम एक ही साथ 5-5, 6-6 लीटर पानी ऐसे मत निकालिए, दिस कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। ओके, नेक्स्ट पेशेंट अगेन ये पेशेंट जो थे कि एक मराठी के बहुत बड़े, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके चाचा थे और ये हमारे पास आते थे 69 ईयर्स ऑफ एज। अगेन दिस पेशेंट वॉज क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट, आयास श्वास, उभय पादशोथ, ऐसे सिरोटिक पेशेंट थे। 2 साल पहले उनका सिरोसिस का निदान हुआ था और इन पेशेंट का एक कंप्लेन ये था कि इनका प्लेटलेट काउंट हमेशा कम रहता था। और वो जब हमारे पास आए थे और इनकी जो बेटी थी, शी हरसेल्फ वाज आल्सो अ डॉक्टर, और मुंबई में एक हिपेटोलॉजिस्ट के पास इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी 2021 में जब हमारे पास आए। तो इनको ऑलरेडी प्रमेह था, ऑलरेडी पेशेंट वाज क्रोनिक अल्कोहलिक। सिरोसिस के बाद उन्होंने अल्कोहल लेना बंद किया था। उसके बाद जब उनकी स्कोपी की गई थी तो उनको डिओडेनम में अल्सरेशन भी था, तो ऐसा ये पेशेंट था। तो इस पेशेंट में हमारा प्राइमरी एम था कि इनका रक्तदाब में हमें इम्प्रूवमेंट करवाना था, इसलिए, और उनका प्लेटलेट काउंट हमेशा कम रहता था, बाकी उनका एल्ब्यूमिन ओके था और पादशोथ था, लेकिन पेशेंट को असाइटिस नहीं डेवलप हुआ था। तो हमने इनको रक्तपाचक योग, मतलब पटोलादिगण, वासा घनवटी और गैरिक आमलकी, त्रिफला और अमृता दिया था। सो गैरिक आमलकी मतलब 2 अलग अलग द्रव्य नहीं है। गैरिक लेते हैं, ये कामोदुदा रस के जो 3 पार्ट अलग अलग आपको मिलेंगे भारत परिषद रत्नाकर में, तो उसमें ये एक पार्ट है गैरिक आमलकी जिसको कहते हैं। मतलब गैरिक लेके उसका शोधन करना है और उसको आमलकी स्वरस की 7 भावनाएं देनी। तो ये कल्प हम हमारे क्लिनिक में बनाते हैं। तो गैरिक को आमलकी की 7 भावना दिए हुआ ऐसा गैरिक आमलकी या फिर कामोदुदा रस
त्रिफला और अमृता ऐसे ऐसे सम्मिलित करके 1 ग्राम दिन में 3 बार, और फलत्रिकादि काढ़ा 80 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड मॉर्निंग में ऐसे दिया था। इनके रिपोर्ट आपके सामने है। 19 अक्टूबर का रिपोर्ट है हमारे पास आने से पहले। तब जब ये पेशेंट आए थे इनका प्लेटलेट काउंट वॉज 46,000 और लगभग 3 हफ्ते आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद इनका प्लेटलेट काउंट जो हमेशा 40-50,000 के करीब रहता था वो आ गया 1,08,000। और ये पेशेंट बहुत अच्छी तरह से कन्विंस हो गए। उनकी बेटी जो उनको भी पहले लगता था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हो गया नहीं, बट ही वॉज डूइंग क्वाइट वेल एंड ही स्टिल डूइंग क्वाइट वेल। ये पेशेंट काफ़ी अच्छे हैं। अब उनकी ट्रीटमेंट खत्म होके भी 1-1.5 साल हो गए। ओके, पूर्णतः उपशय उनको हो गया, श्वासकष्टता कम हो गई, पादशोथ निकल गया और ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल टिल डेट। मतलब अभी इसको 5 साल हो गए। उनके भी रिपोर्ट आपके सामने रखे हुए हैं। प्लेटलेट काउंट किस तरह से उनका बढ़ता गया, एल्बुमिन केवल किस तरह से मेंटेन करने का हमने प्रयास किया, सब आपके सामने है। ओके, अभी 5th पेशेंट जो है वो हम लोग देखेंगे। हमारा लास्ट पेशेंट है। ये जब हमारे पास आया था, अगेन 2021 जुलाई की केस है। उभय पादशोथ, आयासेन श्वास, नेत्र पित्तता, उदरात्मान, अग्निमान्य। ये पेशेंट 39 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था। हमारे पास आने से लगभग 1 हफ्ते पहले ये पेशेंट जब उसके नेटिव प्लेस में था उसने बहुत मद्यपान किया और मद्यपान करने के कारण उसको सरक्त छर्दी और सरक्त मलप्रवृत्ति ऐसे दोनों एक साथ हुआ। सो उनको हेमेटेमेसिस और हेमेटोचेजिया मतलब सरक्त मलप्रवृत्ति ऐसे दोनों हुआ। उनको बाद में हॉस्पिटलाइज वहाँ पे किया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनको वराइशल ब्लीडिंग हुआ था उस पेशेंट को, ऐसे निदान हुआ। सो द पेशेंट वॉज क्रोनिक अल्कोहलिक, साथ में HbSAg पॉजिटिव भी था पेशेंट। और पेशेंट जो था उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे, उसकी वजह से उनके मिसेस के साथ उनके झगड़े होते थे या कुछ डाइवोर्स हो गया था और उसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में था एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग कंज्यूमिंग हेवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जिसकी वजह से ये आत्तेयिक अवस्था निर्माण हुई थी। तो वराइशल बैंडिंग हो जाने के बाद पेशेंट जब हमारे पास आया तब उनका 57 kg वेट था। तभी भी उन्नत नाभि थी, उधर सीधा जाल दिख रहा था, पेट के ऊपर हमें ब्लड वेसल्स दिख रही थी, आत्मा तो उधर था। मतलब पेशेंट को तभी भी पेट में पानी था पेशेंट को। लेकिन इस पेशेंट में भी इम्पोर्टेंट क्या था, इवन दो पेट में पानी था, इसमें रक्त धातु को संभालना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आया था तब उनका हीमोग्लोबिन था जो वो 8 था और वो उनका वराइशल बैंडिंग किया गया था और बाद में उनको मतलब मेरे ख्याल से उनको 2 या 3 पॉइंट दिए गए थे ब्लड के। उसके बाद उनका ब्लड HB था वो 8.4 था। तो इस पेशेंट में भी हमें रक्त प्रसादन, स्रोतोशोधन, रक्त स्तंभन ये करना था। मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से होने वाला रक्तपित्त, ये ध्यान में रखते हुए इन पेशेंट को हमने आमलकी रसायन से शुरुआत की। आमलकी रसायन अगेन सिंपल ड्रग, आमलकी के चूर्ण को आमलकी के स्वरस की 21 भावना दी गई है। आमलकी रसायन आरोग्यवर्धिनी 500 mg दिन में 2 बार, चंद्रकला रस, गैरिका आमलकी जो थोड़ी देर पहले बताया, गुड़ची और अभया ऐसे 1.5 ग्राम दिन में 3 बार और फलत्रिकादि काढ़ा ऐसे मेडिसिन इनको दी। तो इस पेशेंट में भी बहुत अच्छा उपशय प्राप्त हुआ। तो लगभग दिसंबर तक इनकी ट्रीटमेंट चलती रही। उसके बाद भी शायद 1-2 महीने पेशेंट वॉज अंडर ट्रीटमेंट। उनको गुड़ुची घन, आमलकी रसायन, फलत्रिकादि काढ़ा, सारिवा, अमृता, अभय मिश्रण ऐसे दिया गया। बाद में ही वॉज डूइंग क्वाइट वेल। उनका एल्ब्यूमिन जो एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट 2.47 था वो हमारी ट्रीटमेंट से लगभग 3.61, 3.38 मतलब 3.25-3.5 के बीच में उनका एल्ब्यूमिन मेंटेन होने लगा। उनका हीमोग्लोबिन जो एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट 8.4 था वो 10.3, 11 तक हम लोग मेंटेन करने में सफल हुए। और ये भी पेशेंट आज तक बहुत अच्छी तरह से है। इस पेशेंट को भी कुछ दिन के लिए हमने दुग्धाहार पे रखा था और बाद में इनको हमने बॉइल्ड एग्स भी शुरू किए थे। मतलब बॉइल्ड एग्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एल्ब्यूमिन, तो वो भी इनको दिया था। एंड ये पेशेंट भी टिल डेट ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। तो दोस्तों मैं जो कहना चाहता था कि जब सिरोसिस लेके जब पेशेंट हमारे पास आता है तब सिरोसिस ये एक अवस्था है या फिर ये एक संप्राप्ति है जो किस और अलग संप्राप्तियों को जन्म देती है। जैसे हमने देखा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, पोर्टल हाइपरटेंशन, वराइसिस, हिपैटोरिनल फेलियर, असाइटिस, ऐसे अलग अलग कंडीशन को जन्म देती है।
तो इन कंडीशंस में विकल्प संप्राप्ति क्या होती है उसका अध्ययन करते हुए हमें चिकित्सा में बदलाव करना पड़ता है और इनमें अलग अलग कंडीशंस में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं वही दिखाने का प्रयास हमने इस स्लाइड में किया है। ये स्लाइड बाद में आपके साथ शेयर की जाएगी। ओके, सो सोक्रेटिस कहते हैं कि एजुकेशन इज किंडलिंग ऑफ फ्लेम एंड नॉट फिलिंग अ वेसल। मतलब कुछ पढ़ाना या सिखाना क्या होता है, वो आग जलाने जैसा होती है कि मतलब एक स्पार्क आना चाहिए। मतलब जैसे कहीं पे हम लोग गए, मतलब दूध लेने के लिए चले गए, बर्तन दिया और उसमें साथ में उन्होंने बर्तन में दूध डाल दिया, हमें दूध मिल गया। इस तरह से एजुकेशन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो स्पार्क किस में होता है, तो आइडिया में होता है। इसलिए मेरे जो कुछ विचार है, मेरे जो कुछ आइडियाज़ है वो आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। तो इससे रिलेटेड कभी भी आपको इन फ्यूचर भी कोई शंका हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है drpushkarwag@gmail.com और मेरा नंबर है 9224349827। अगेन आई विल रिपीट 9224349827। तो डोंबिवली में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ मैं विराम लेना चाहूँगा। और एक बात, यहाँ पे मुझे आने का अवसर प्राप्त करके दिया, इसलिए आयुर्वेद व्यासपीठ सोलापुर शाखा और सोलापुर शाखा के सभी पदाधिकारी, इनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर पूछ भी सकते हैं। ओके, योर क्वेश्चंस आर वेलकम। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो कल्याणक घृत का प्रयोग कभी करना चाहिए। तो कल्याणक घृत का जो प्रयोग करना है तो उधर की अवस्था में हमें नहीं करना है। जब हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का पेशेंट जब हमारे पास आता है और हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की जब ग्रेड 2 या जब ग्रेड 2 ग्रेड 3 इन अवस्था में पेशेंट होता है तो उसमें पहले जैसे हमने कहा कि हमें रक्त दृष्टि, मज्जा दृष्टि और चिकित्सा करनी है, बाद में विरेचन देना है और बाद में एज अ मेंटेनेंस डोज शमन मात्रा में हम लोग कल्याणक घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें और एक घृत का प्रयोग मैं करता हूँ जो अगेन अपस्मार अध्याय में आया है, दैट इज पंचगव्य घृत। क्योंकि पंचगव्य घृत है उसके अधिकार में भी कामला आया है और मतलब उसकी फलश्रुति में, अधिकार में नहीं, उसकी फलश्रुति में भी कामला का उल्लेख है। और पंचगव्य घृत वर्क्स वेरी वेल इन दिस पेशेंट। और इन पेशेंट में पंचगव्य घृत का नस्य भी हम लोग देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है और सत्व गुण उस पर ज़्यादा होने के कारण इवन पंचगव्य घृत का प्रयोग भी हम लोग इस अवस्था में करते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। क्या म्हणतो होतो मोस्ट ऑफ पेशंट्सला, बट काही पेशंट्समध्ये असं होतं की त्यांना कफ व्हायला सुरुवात होते, तर मग त्या केसेसमध्ये ते जेवण करायला आपल्याला सांगितलं की तुम्ही दुग्ध सांगितलं त्याच्यामुळे कफ झालं, तुम्ही सांगितलं त्यामुळे कफ झालं, मग त्या केसेसमध्ये आपण काय करू शकतो दुधाला ऑप्शन? सो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सर ने यहाँ पे पूछा है कि गोदुग्ध पे बहुत देर तक पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाते और कुछ पेशेंट का कहना होता है कि गोदुग्ध लेने के पश्चात उनके शरीर में कफ बढ़ता है, ऐसे उनका कहना है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या कर सकते हैं, ऐसे पूछा गया है। तो इन पेशेंट में तो देखिए सबसे पहली बात होती है कि हमें आइडियली पेशेंट को फिर सिद्ध गोदुग्ध देना चाहिए, जो मैं जनरली करता हूँ। तो आर्द्रक स्वर से सिद्ध दुग्ध दीजिए, ऐसे सुश्रुत में रेफरेंस मिलता है।
तो आर्द्रक स्मरस सिद्ध अगर हम आप नहीं दे सकते, सो आर्द्रक स्वरस सिद्ध अगर आप नहीं दे सकते तो आप शुंठी सिद्ध दे सकते हैं, त्रिकटु सिद्ध दे सकते हैं। अगर हम लोग शमन चिकित्सा में देखेंगे तो वाग्भट में बताया गया है कि वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग उदर में करना चाहिए, ऐसे बताया है। तो इवन पिप्पली सिद्ध दुग्ध भी आप इन पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके कारण इस दूध का जो कफकरत्व है उसको हम कम कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरी और एक चीज़, तो इन पेशेंट को हमें एक नियत मात्रा में प्रोटीन देने का प्रयास अगर हम लोग हमें करना है, तो हम अगर पित्तानुबंध नहीं है तो इन पेशेंट में हम लोग कुलत्थ विष का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मुद्ग विष का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी और एक चीज़, जो लोगों को क्या होता है जनरली दे वांट समथिंग सॉलिड टू इट, कि जब तक सॉलिड नहीं खाते तो उनको एक सटाइटी की फीलिंग नहीं आती है और ऐसे नहीं लगता, और ऐसे लगता है तो मैं तो कुछ खा नहीं रहा हूँ। तो ऐसे समय में लाजा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, भर्जित लाजा का प्रयोग हम लोग ऐसे समय में कर सकते हैं। सो ज्वार से बनी हुई लाजा या फिर धान की लाजा, इन दोनों का प्रयोग ऐसे समय में हम लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल के और उसको कृतक करके, मतलब उसको छोंक लगा के, मतलब जीरा, घी में जीरा और हल्दी का तड़का लगा के उसमें कड़ी पत्ता डाल के उसको थोड़ा सा टेस्ट आता है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट पहले 1.5 महीनों में तो ये नहीं करना है। पहले 1.5 महीने में पेशेंट को सिर्फ दुग्धाहार पे रखने के लिए इंसिस्ट करना है। और एक चीज़ जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया था कि चरक का रेफरेंस मैंने बताया था कि शामक या कोदो से बनी हुई पेया दीजिए, ऐसे बताया था। तो इसकी हम लोग कांजी बनाते हैं। तो कांजी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, जो डॉक्टर खादरवली ने जो प्रोसेस बताया है या फिर जो ट्रेडिशनली कांजी का प्रोसेस बनाने का प्रोसेस बताया गया है, उस तरीके से ये कांजी तैयार करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, तो कोडो मिलेट जो होता है ना, कोडो मिलेट से विषाक्तता हो सकती है। हमें आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बताया कि कोदो से विषाक्तता हो सकती है, इसलिए कोडो मिलेट का जनरली हम लोग प्रयोग उतना फ्रीली नहीं करते हैं, थोड़ा डर के करते हैं। लेकिन बार्नयार्ड मिलेट, जिसको शामक कहा गया है और शामक से बनाई गई हुई यवागु रुक्षण करने वाली होती है, ऐसे चरक संहिता सूत्रस्थान में दूसरे अध्याय में मेरे ख्याल से रेफरेंस है, जहाँ पे 19 यवागुओं का वर्णन है। वहाँ पे बताया गया है कि आमलक सिद्धा शामका नाम विरुक्षणी, आमलक से सिद्ध की गई शामक की जो पेया होती है वो रुक्षण करने वाली होती है। तो यहाँ पे हमें रुक्षण तो करना ही है, इसलिए हम लोग फिर आपको क्या करना है, बार्नयार्ड मिलेट पहले लेना है। बार्नयार्ड मिलेट इज नथिंग बट शामक, जिसको हम लोग हमारे सावे कहते हैं, मराठी में उसको सावे कहते हैं, और नॉर्थ में इसको व्रत के चावल कहते हैं या फिर समा के चावल कहते हैं। दैट इज नथिंग बट बार्नयार्ड मिलेट। तो ये बार्नयार्ड मिलेट आजकल आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बार्नयार्ड मिलेट आपको लेना है। ये बार्नयार्ड मिलेट लेने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए 2 टाइम्स वाटर में पहले इसको सोक करना है आपको 6 से 8 घंटे के लिए, एटलीस्ट फॉर 6 आवर्स। तो सपोज आपने 40 ग्राम या फिर 30 ग्राम बार्नयार्ड मिलेट लिया, तो उसके 2 गुना पानी लेके उसमें आपको इसको सोक करना है फॉर 6 to 8 आवर्स। सोक करने के बाद उसमें 8 टाइम्स पानी और डालना है। सपोज अभी फॉर कैलकुलेशन के लिए मैं बताता हूँ, हमने पहले बार्नयार्ड मिलेट 50 ग्राम लिया, उसको वॉश किया और 100 ml पानी में उसको सोक करके लिया। 6 से 8 घंटे सोक करने के बाद हमने इसमें और 400 ml पानी डाला, मतलब पहले का 100 ml और अभी का 400 ml, मतलब अभी 10 टाइम्स पानी हो गया। 10 टाइम्स पानी डालने के बाद उसको हमें अच्छी तरह से पकने तक उसको हमें पकाना है। तो उसकी कंजी बनानी है, एक तरह से उसकी हमें कंजी बनानी है। ये कंजी तैयार हो गई तो डॉक्टर खादरवली का कहना है कि इस कंजी को अगर फर्मेंटेड करोगे तो दैट विल हैव मोर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से कंजी बनने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेके, दही हंडी के टाइम पे जो छोटा मिट्टी का घड़ा होता है, वैसे मिट्टी का घड़ा लेके उसमें ये कंजी डालनी है और ऊपर से एक कोई श्वेत और स्वच्छ कपड़ा लेके इसको बांध के रखना है, मतलब उसको कवर करके रखना है फॉर नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स रखने के बाद ये कंजी जो होती है वो एक तरह से फर्मेंट होना शुरू हो जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ने लगते हैं। और ऐसी तैयार की गई कंजी में तक्र डाल के इसका सेवन हम पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। तक्र भी इंडिकेटेड है उधर में, इसलिए तक्र का प्रयोग करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट में मिलते हैं। एंड पेशेंट एटलीस्ट फील कि दूध छोड़ के मुझे और कुछ तो खाने के लिए दिया डॉक्टर ने।
तो इस तरह से मतलब युक्ति करके ये इन चीज़ों का प्रयोग, जैसे मैंने कहा, कुलत्थ यूज हो गया, मुद्गे यूज हो गया, साड़ी चलाया, ज्वार का लाजा, बानी एंड मिलेट, इनका प्रयोग कर सकते। ओके, थैंक यू। सर पहले शरीर में पानी बढ़ा रहता है तो फिर से लिक्विड डाइट हाँ, so again the same is applicable for दूध एज वेल ना। लेकिन कैसे, दूध विरेचन करने वाला है, और जैसे मैंने कहा कि शामक का गुण क्या है, शामक की यवा को ये विरुक्षण करने वाली है, सो दैट वर्क्स वेरी वेल इवन दो शरीर में पानी है, और साथ में विरेचन जो देना है हमें वो हम लोग वीकली ट्वाइस वगैरह इस तरह से देते ही देते हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगा। अगर पेशेंट को अगर पेट में पानी है तो नॉट इवन 500 ml से भी कम पानी देना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि आप दूध ही पीजिए, जब आपको प्यास लगेगी दूध ही पीजिए। जब जल संचिति पेट में कम हो जाएगी अच्छी तरह से, तब पहले एटलीस्ट फॉर 3 months इट इज़ बेटर टू अवॉइड गिविंग वाटर टू दिस पेशेंट्स। पण अग्निदीपन पण आहे ना, आणि शुद्ध आणि आर्द्रक सिद्ध स्वरस हे सांगितलेलंच आहे, त्यामुळे आणि अग्निदीपनासाठी म्हणून पण त्याचा उपयोग होणार असेल, त्यामुळे शुंठी सिद्ध स्नेहपान तुम्ही त्रिकटू सिद्ध पण करू शकता। पण ते कसं आहे ना, आपल्याला हमें विरेचन भी देना है और साथ में अग्नि को भी संभालना है, तो आग्नेय द्रव्य जो होंगे, आग्नेय द्रव्य और विरेचक द्रव्य ऐसे द्रव्य आपको कम मिलेंगे। तो दंती द्रवंती ऐसे द्रव्य जो कुछ है जो आग्नेय है और विरेचक है, लेकिन बाकी आग्नेय द्रव्य बहुत से जो द्रव्य है वो आपको उस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। और शुंठी हम लोग देंगे तो शुंठी हम लोग बड़ी क्वांटिटी में नहीं दे रहे हैं, मतलब आप दूध में डालोगे तो रफली आप 1.5 से 2 ग्राम शुंठी सिद्ध करके देंगे और फिल्टर करके दोगे, तो दूध के साथ आप दे रहे हो तो उतनी बाधा नहीं आती चिकित्सा में, बिल्कुल दे सकते। अध्यायामध्ये गोमूत्राची खूप प्रशस्ती केली आहे, उदरच्यामध्ये गोमूत्र, बट ज्या व्हायरसेस असतात त्याच्यामध्ये ऑलरेडी उष्णता तीक्ष्णता जास्त असते त्या वेसलची, आणि गोमूत्र अगेन उष्ण तीक्ष्णच आहे, तर मग ती ब्लीडिंग जास्त नाही होणार का? सो जो पेशेंट बेसिकली अल्कोहलिक होते हैं और उनको उधर डेवलप होता है ना, उनमें मैं गोमूत्र का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि आप अगर वाग्भट में सूत्रस्थान में देखोगे तो मध्य वर्ग के बाद गोमूत्र का वर्णन आया है, मध्य वर्ग के तुरंत बाद गोमूत्र का वर्णन आया है, और वहाँ पे वाग्भट कहते हैं कि मध्य के बाद हम लोग गोमूत्र का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, या फिर गोमूत्र के बाद मध्य का आया है, एक तो गोमूत्र हो तो उष्ण तीक्ष्णत्वाद, हम लोग गोमूत्र के बाद मध्य का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे मध्य में उष्णता तीक्ष्णता है और वैसे गोमूत्र में है, इसलिए जो पेशेंट अल्कोहलिक है और उनको उधर डेवलप हुआ है उनमें गोमूत्र का प्रयोग हम लोग नहीं करते। और गोमूत्र लेने में बहुत से पेशेंट को दिक्कत भी होती है, मतलब देयर आर सो मेनी पेशेंट्स, मतलब अब पहले की तरह पेशेंट्स रहे नहीं कि जिनका कंप्लायंस हो, इसलिए फिर मैं जनरली गोमूत्र हरितकी का ही प्रयोग करता हूँ। गोमूत्र के लिए जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर नॉट रेडी फॉर इट, और अगर वराइसिस आपको लग रहा है कि बड़े वराइसिस है तो इट इज़ रिफ्रेन फ्रॉम गोमूत्रपान इन सच पेशेंट्स, आप यू कैन गिव गोमूत्र हरितकी इंस्टेड। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। सर आज आपण इथं आलात त्याबद्दल तुमचे आभार, आणि आपण सगळे इथं आज मीटिंगबद्दल आल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार, आणि आपल्याला ही जागा दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार। फोटोला इकडे बघा मॅडम।